स्टूडेंट्स पढ़ना जरा शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर, और वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था और फिलहाल हम लोगों ने चैप्टर को एंड किया था। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे और फिलहाल चैप्टर 2 अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और सबसे पहले हम लोग करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से देखिएगा। हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चैप्टर को डिस्कस करते हैं और जहां पर कंफ्यूजन होगी फिर वो आप हमसे डिस्कस करेंगे, वो आप हमसे पूछिएगा। चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है वो है मोशन। ये चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है मोशन। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक इसमें आपको मिलेगा एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम टाइटल में सिर्फ एक्सेलरेशन ही लिखते हैं। फिर आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर आपको मिलेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर आपको मिलेगा एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग फिर आपको मिलेगा मोमेंटम एंड इट्स लॉ। फिर आपको मिलेगा इलास्टिक कोलिजन। फिर आपको मिलेगा फ्रिक्शन। और इस चैप्टर का फिर लास्ट टॉपिक होगा इंक्लाइन प्लेन। प्रॉब्लम्स की बात करें यानी न्यूमेरिकल्स की, तो एक्सरसाइज में 19 प्रॉब्लम्स हैं, यानी 19 न्यूमेरिकल्स हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल की बात करें तो इस चैप्टर में 7 सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, 3.1 से लेकर 3.7 तक। स्टूडेंट्स, ये तो चैप्टर नंबर 3 का सिलेबस है। अब जरा इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। इस चैप्टर से पेपर में एवरी ईयर, हर साल 16 से 18 मार्क्स तक का क्वेश्चंस पेपर में हर साल आता है। एवरी ईयर, हर साल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये चैप्टर आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2019 में इस चैप्टर से 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था। 2020 में पेपर ही नहीं हुआ, यानी इस साल पेपर हुए ही नहीं, और आपके ईयर इसी रेंज में ही इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। ये तो हमने चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखी, ओवरऑल चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। अब जरा टॉपिक वाइज देखते हैं। देखिए, ऊपर से ये जो 4 टॉपिक्स हैं, पहले मैं एक पॉइंट ये क्लियर कर दूं। एमसीक्यूज
के लिए कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता। एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ सकता है, चैप्टर के टाइटल से भी आ सकता है। एमसीक्यूज तो कहीं से भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की, यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इन 4 टॉपिक से पेपर में एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना पहले कुछ आया है, ना अब आने के चांसेस हैं। ये सारे टॉपिक्स ये चैप्टर के इंट्रोडक्शंस के तौर पे काम करता है, बेस के तौर पर काम करता है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है फ्रिक्शन, ये टॉपिक भी हमारे पेपर में ना तो पहले आया है और ना ही आने के चांसेस हैं। एमसीक्यू में फिर कह रहा हूं, एमसीक्यू तो कहीं से भी बन सकता है। ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हो रही है, इनसे नहीं आएगा। अब यहां पर हमारे पास सिर्फ 4 टॉपिक्स रह गए, 1 2 3 4। इन 4 टॉपिक में से आपके पेपर में कोई भी 2 टॉपिक जरूर आएगा, और हर साल आता है, एवरी ईयर। अगर हम सीक्वेंस बना दें कि किस सीक्वेंस से ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ईयर के लिए वो ये है, इलास्टिक कोलिजन। दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, और चौथे नंबर पर ये है। इस टॉपिक से पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है क्वेश्चन। इससे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, और इससे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बी का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन, सी का मतलब होता है लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये तो हमने थ्योरेटिकल टॉपिक को देखा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जरा न्यूमेरिकल की बात करें। इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइज में 19 न्यूमेरिकल्स हैं, और इनमें से जो पेपर में आने के काबिल है, यानी वो न्यूमेरिकल जो पेपर में आ सकते हैं या जिसे आप इंपॉर्टेंट बोलते हो, वो है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13 और नंबर 16। यानी अगर एक्सरसाइज से कोई न्यूमेरिकल पेपर में आता है, अगर आता है, तो इनमें से कोई होगा। ये 19 जो न्यूमेरिकल्स है, उसमें 1 से 8 इस टॉपिक के हैं। 1 से 8 इन टॉपिक्स के हैं। 9 10 इस टॉपिक का है। 11 12 13 इस टॉपिक का है, और 14 से 19 तक इंक्लाइंड प्लेन का है। ये बताने का मकसद ये होता है कि हम लोग न्यूमेरिकल जो है ना, वो टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं, मतलब कि जब यहां से यहां तक हम लोग पढ़ चुके होंगे, यानी इंट्रोडक्शन का पोर्शन कवर हो चुका होगा, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स 1 to 8 ये अटेम्प्ट करेंगे। यानी 8 न्यूमेरिकल इन इंट्रोडक्शंस के बाद आपको सॉल्व करने हैं। फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल साथ सॉल्व करेंगे। यानी न्यूमेरिकल हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं। जो टॉपिक आप पढ़ते जाओगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओगे। चले सॉल्व एग्जाम्पल की बात करें। आपके इस चैप्टर में 7 सॉल्व एग्जाम्पल है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है 3.1, 3.2 एंड 3.7, ये 3 सॉल्व एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का टाइटल पढ़ेंगे, मोशन, ये तो आज ही हम डिस्कस करेंगे। फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर इन सब के न्यूमेरिकल्स, फिर ये, बिल्कुल यही सीक्वेंस हमारे पढ़ने की भी है। यानी मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत ना पड़े कि अगले दिन हम लोग किस टॉपिक पर लेक्चर देंगे। यानी हर लेक्चर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी। जैसे अगर आज हमने टाइटल डिस्कस कर लिया, तो इसका मतलब है कल इस टॉपिक पे डिस्कशन होगी। कल ये पढ़ लिया, इसका मतलब है ये। अलबत्ता न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज करेंगे।
स्टूडेंट्स एक और खास बात इसमें कि इस चैप्टर से पेपर में न्यूमेरिकल आने के चांसेस 80% होता है। 80% चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल बुक से आ जाए पेपर में, और 20% चांस होता है कि न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक आए। तो ये जो आउट ऑफ बुक न्यूमेरिकल है ये कवर करेगा असाइनमेंट के जरिए इसको हम लोग कवर करेंगे। यानी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम आपके इसके असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और वो इस पोर्शंस को कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन के रेफरेंस से किसी के पास कोई सवाल कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन से किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स किसी के पास कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट्स किसी के पास कोई कंफ्यूजन है? किसी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी किसी के पास कोई सवाल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर्स को जरा आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग चैप्टर के टाइटल को जरा डिस्कस करेंगे। चैप्टर का टाइटल है मोशन। जरा इसको डिस्कस करते हैं। सुनिए, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बॉडी। फिजिक्स में ये वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है। जैसे अक्सर कहते हैं ना कंसीडर अ बॉडी। बॉडी किसको बोलते हो? क्लियर कर लो। हर वो कुछ जिसके पास मास हो, हर वो कुछ जिसके पास मास हो वो हमारे लिए एक बॉडी है। फिजिक्स में लिविंग और नॉन लिविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा मास है, मैं आपके लिए एक बॉडी हूं। आपका मास है, आप मेरे लिए एक बॉडी हैं। इसका मास है, ये मेरे लिए एक बॉडी है। अच्छा, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिस्टम। सिस्टम किसको बोलते हो? हर वो कुछ जिसको आप कंसीडर कर लो, एनीथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन। हर वो कुछ जो अंडर कंसीडर आ जाए वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बन जाता है। जैसे इस वक्त आप सब ने मुझे कंसीडर किया तो मैं आपके लिए एक सिस्टम हूं। मैंने आप सबको कंसीडर किया, आप सब मेरे लिए एक सिस्टम हो। तो फर्स्ट कीजिए कि ये एक सिस्टम है और ये एक बॉडी है। सिस्टम के अराउंड जो कुछ भी होता है उसे सराउंडिंग बोलते हो। सिस्टम के अराउंड जो कुछ भी होता है उसे आप क्या बोलते हो? सराउंडिंग। तो जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे फिर एक लाइन बोलूंगा। आपको सोचना है कि वो लाइन करेक्ट है या रॉन्ग है। दिस बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, दिस बॉडी इज मूविंग लाइक दिस। और मैं आपसे कहूं कि जब ये बॉडी मूव कर रही थी उसके लिए स्टेटमेंट कि सराउंडिंग ऑफ दिस बॉडी और दिस सिस्टम इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। The surrounding of this body or this system is continuously changing. Statement is true or false? Statement is true. How? कैसे? देखिएगा, फर्स्ट कीजिए ये मैं खड़ा हूं, मैंने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये स्पेस अभी इस सिस्टम का है क्योंकि ये स्पेस फिलहाल कोई और नहीं ले सकता है। ये मैंने स्टेप आगे बढ़ाया। जैसे मैंने मूव करने के लिए स्टेप आगे बढ़ाया, नया स्पेस सिस्टम में आया और सिस्टम वाला स्पेस कहां चला गया? सराउंडिंग में। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा। जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ रहा है नया स्पेस सिस्टम में आ रहा है और सिस्टम वाला स्पेस किधर जा रहा है? सराउंडिंग में। सराउंडिंग में। जैसे जैसे ये बॉडी मूव कर रही थी हो क्या रहा था कि नया स्पेस सिस्टम में आ रहा था और सिस्टम वाला स्पेस सराउंडिंग बन रहा था। तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग मुसलसल क्या हो रही है? चेंज। सराउंडिंग मुसलसल क्या हो रही है? चेंज। तो अगर बॉडी मूव करता है तो इसका मतलब होता है कि सराउंडिंग मुसलसल क्या हो रही? चेंज।
और सराउंडिंग अगर बॉडी की मुसलसल चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं बॉडी मोशन में है। फिर सुनिएगा, इफ the surrounding of a body or a system is continuously changing, then body is said to be in motion। चलें, ये तो बात मोशंस की हो गई, ये शायद पहले से भी आपको पता भी हो। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में बहुत सारी बॉडी एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारी बॉडी मोशन में भी हैं। अगर उनकी मोशंस को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाए तो मोशंस की कितनी टाइप्स बनती हैं? अगर इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी एग्जिस्ट करती हैं, अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें तो मोशंस की कितनी टाइप्स बनती है? 3, बिल्कुल करेक्ट, 3 कौन कौन सी देखिएगा। नंबर वन, माइक बंद कर दीजिएगा बच्चा। नंबर 1, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव करता है, सीधे मूव करता है, तो बॉडी की मोशंस को कहते हैं लीनियर मोशन। और ये पहली टाइप है जिसे आप लीनियर मोशंस बोलते हो। लीनियर मोशंस को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशंस भी कहते हैं। इसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशंस भी कहते हैं। टाइप नंबर टू जिसे आप रोटेटरी मोशंस कहते हो, जब बॉडी सर्कल में मूव करे, जैसे फैन, अर्थ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल में मूव करता है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो बॉडी के मोशंस को कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसे हम लोग एंगुलर मोशंस भी कहते हैं, इसे हम लोग सर्कुलर मोशंस भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। और तीसरी टाइप, जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है, पॉइंट के राइट लेफ्ट मूव करता है, जैसे स्प्रिंग को पुल करो, रिलीज करो, स्प्रिंग यू मूव करेगा। पॉइंट के राइट लेफ्ट, इस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशंस करता है तो बॉडी के मोशंस को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और ये मोशंस की तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन, जिसे आप लोग ऑक्सिलेटरी मोशंस भी कहते हो। ये मोशंस की 3 टाइप्स हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन ये है कि मोशंस की 3 टाइप्स हैं, ये चैप्टर भी मोशन का है, ये सारे टॉपिक भी मोशन के हैं, तो क्या इस चैप्टर में हम लोग मोशंस की तीनों टाइप डिस्कस करेंगे? क्या ये जो सारे टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स का ताल्लुक मोशंस की तीनों टाइप से है? आंसर इज नो। इस चैप्टर में हम लोग मोशंस की तीनों टाइप डिस्कस नहीं करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हैं, इन तमाम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन से है, ट्रांसलेटरी मोशन से है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी, चाहे न्यूमेरिकल करें, टॉपिक्स पढ़ें, इन तमाम का ताल्लुक लीनियर मोशन से है, ट्रांसलेटरी मोशन से है, कोई और दूसरी टाइप नहीं है। रोटेटरी, एंगुलर मोशन, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, और वाइब्रेटरी, ऑक्सिलेटरी, इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चले, ये तो बात हो गई कि चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक्स है उसका ताल्लुक किससे है। फिर एक सवाल, चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है मोशन। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम का ताल्लुक लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन से है। लेकिन लीनियर मोशंस की भी तो 2 टाइप्स होती हैं।
लीनियर मोशंस की भी दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन रेक्टिलिनियर मोशन। बेटा माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना हो तो माइक बंद किया कीजिए और बच्चों को कहा कीजिए कि वो जरा दूर रहा करें। आप ऐसे एटमॉस्फेयर में पढ़ाई किया कीजिए जहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लीनियर मोशंस की भी दो टाइप्स है। नंबर वन रेक्टिलिनियर मोशन, और नंबर टू कर्वीलिनियर मोशन। पहले रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर का जरा मतलब समझ लीजिए। इधर देखिएगा। फर्स्ट कीजिए, ये एक पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट है, सीधा है। आप कार ड्राइव कर रहे हो या साइकिल ड्राइव कर रहे हो, ये आप सीधे जा रहे हो, सीधे। यहां पे कोई गाड़ी पार्किंग हुई हुई है, आप ये क्रॉस करोगे, फिर यूं आओगे, फिर यूं जाओगे, फिर यूं जाओगे। और से देखिएगा, जब बॉडी सिंगल डायरेक्शन में मूव करे तो बॉडी की मोशन लीनियर मोशन। लेकिन अगर लीनियर मोशंस के दौरान डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, लीनियर मोशंस के दौरान अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, जैसे आप यहां से यहां तक देखिए, ये अगर लीनियर मोशंस के दौरान डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे आप यहां से यहां तक ओवरऑल देखिए, यहां से यहां तक, तो पाथ कैसा बन रहा है? कर्व। तो इस मोशन को कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। लीनियर मोशंस के दौरान अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो रेक्टिलिनियर, डायरेक्शन चेंज हो तो कर्वीलिनियर। तो सवाल फिर एक आ गया। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग लीनियर मोशन पढ़ेंगे। लीनियर मोशन की दो टाइप है, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर। तो क्या ये जो सारे टॉपिक्स हैं, क्या ये सारे टॉपिक्स रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर दोनों के? क्या इस चैप्टर में हम लोग दोनों टाइप को स्टडी करेंगे? अगेन आंसर इज नो। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, इन तमाम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन से है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर से है। यानी इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे, जितनी भी न्यूमेरिकल्स करोगे, जितनी भी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, वो सब की सब रेक्टिलिनियर मोशन से है। मतलब मोशंस के दौरान बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही होगी। स्टूडेंट, ये तो था चैप्टर का टाइटल, टाइटल से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर के टाइटल से रिलेटेड कोई सवाल किसी के पास है तो वो कर सकता है। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? किसी के पास कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो आपका पढ़ा हुआ है, आप सबको पता भी होगा। चले इधर देखिएगा, जरा डिस्प्लेसमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, गौर से देखिएगा। फर्स्ट कीजिए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, and you have to move from point A to point B. आपको पॉइंट A से मूव करके B तक आना है। अगर आप A से B तक मूव करते हो तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप सिंगल डायरेक्शन में मूव करो, सिंगल डायरेक्शन में, ये। दूसरा ऑप्शन, A से B तक आने के लिए आप अपनी डायरेक्शन चेंज करो, ये।
ये इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, या ऐसे मूवमेंट हो रही है, ऐसे। बहुत सारे ऑप्शंस है, और से सुनिएगा। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए आप डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो, यानी ये, तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और अगर डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे ये, तो इसे कहते हैं डिस्टेंस। अगर मोशंस के दौरान, मूव करने के दौरान डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ऐसे करोगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर सुनिए, when a body moves from a certain point A to point B in a particular direction, then it is called displacement. चलो, ये तो डेफिनेशन की बात हुई। सिंबल की बात करें, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? मैट्रिक में आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यूज किया एस, ऊपर एरो लगाया होगा शायद, वो तो वेक्टर था इसलिए एरो लगाया, सिंबल यूज हुआ है एस। गौर से सुनिएगा, ये लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। वैसे तो सिंबल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एस, एल, एच, डी, आर, जो चाहो यूज करो, यानी हर वो सिंबल यूज करो जिसका थीम लेंथ का मिल रहा हो, लेंथ का यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग कंफ्यूजन से बचने के लिए एक काम करते हैं, पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर दो, डिस्प्लेसमेंट का जो अपना ओरिजिनल सिंबल है, डिस्प्लेसमेंट का अपना जो ओरिजिनल सिंबल है वो होता है स्मॉल आर। जिस तरह आपका अपना एक पर्टिकुलर नेम है, लेकिन प्यार से आपको कोई किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन जहां ऑफिशियली बात होगी तो वहां पर आपका रजिस्टर्ड नेम ही यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट का अपना ओरिजिनल सिंबल क्या यूज होता है या क्या है? वो है स्मॉल आर। डिस्प्लेसमेंट का अपना ओरिजिनल सिंबल है आर, अगर ये वेक्टर है तो एरो। लेकिन चूंकि छोटी क्लास में यानी मैट्रिक में आप लोगों ने एस इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया? एस। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में भी एस ही इस्तेमाल करेंगे, यानी जिस सिंबल पे आपका बेस बना है उसी सिंबल को लेकर आगे बढ़ेंगे। वैसे आप एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाहे आप इस्तेमाल करें, कोई इश्यू नहीं। चले यूनिट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर, और मीटर को लिखते हो एम से। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, और एफपीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है फुट। एफटी लिख सकते हो। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का एक और लार्जर यूनिट है, बड़ा यूनिट है, किलोमीटर। और ये याद रखिएगा, पता भी होगा आपको, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। यानी अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर मीटर से किलोमीटर में लाना हो तो 1000 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा एक छोटा सा टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट का जो हमने डिस्कस किया। अगली क्लास जब आपकी होगी तो वेलोसिटी को रिवाइज करके आइएगा। यहां तक का हिस्सा ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, हम लोग बेस के तौर पर इसको रिवाइज कर रहे हैं। अगले लेक्चर्स में आपसे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि देखें कि मैट्रिक में आपने क्या पढ़ा है, जिसका आप लोगों ने पेपर भी नहीं दिया। पेपर तो खैर हुआ ही नहीं। फिलहाल स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट के सेगमेंट से कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो कीजिए। किसी के पास कोई सवाल जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हो तो वो सवाल कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, किसी के पास कोई सवाल किसी के पास है तो वो कर सकता है। यस,
किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप मैट्रिक की कॉपी से या नोट से या फर्स्ट ईयर की बुक से वेलोसिटी के टॉपिक को जरा रिवाइज करके रखिएगा। हम वेलोसिटी के टॉपिक में आपसे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि देखें कि छोटी क्लासेस में आपका बेस कितना अच्छा बना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी कोई सवाल है तो कर लीजिए, वरना आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। है किसी के पास कोई सवाल? किसी के पास कोई सवाल लगता है कि नहीं है? फिर भी मैं कुछ सेकंड वेट कर रहा हूं, कोई सवाल है तो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई सवाल नहीं है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।